हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रमुख आलोचकों वाला सेक्शन, और इसे भी हम एमसीक्यू सीरीज़ में करने वाले हैं। और हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक का एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में उसका अवलोकन करना स्टार्ट किया है, और उसे परीक्षा उपयोगी जो दृष्टि है उसके अनुरूप हमने इस प्रश्नों को देखा है। ठीक है, और ये जो तैयारी है वो हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कर रहे हैं। अगर आप मूल पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी अपलोड करा दिए जाएंगे। यानी जो भी हम इतिहास की पुस्तक को स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो उन सभी पुस्तकों की पीडीएफ को आपको पढ़ा या टेलीग्राम पे अपलोड करा दिया जाएगा, या फिर आप उसे जो हार्ड कॉपी है आप उसकी स्वयं खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम उन सभी पुस्तकों से एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में उसके प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न हम इस दृष्टि से कर रहे हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम हैं, आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली हैं, उन तब सभी परीक्षाओं में हमें इसका बेनिफिट मिले। तो आज हम जो पोर्शन करने वाले हैं वह है प्रमुख आलोचक, और ये सेक्शन हम आधुनिक काल से ले रहे हैं। और इससे पहले हमने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल को कर लिया है। उसकी प्लेलिस्ट भी इसी आई बटन में हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। आप उन वीडियोज़ को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रमुख आलोचकों के इस सेक्शन को, जिनमें पहला जो नाम है वह है रामचंद्र शुक्ल का नाम है। और रामचंद्र शुक्ल के विषय में अगर देखें तो इनकी अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हम उसे भी पढ़ेंगे इसी तरह से। और जिस तरीके की प्रतिक्रिया इस वीडियो में आएंगी, फिर आगे का प्लान उसी हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है हम देख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, और इनका जो समय है वह 1884 है, और जो इनकी मृत्यु का वर्ष है वह है 1941। ठीक है, तो ये जो समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंधित है। ठीक है, से संबंधित है। अगर हम बात करें प्रमुख आलोचकों में किनका किनका नाम है, तो रामचंद्र शुक्ल हैं, आज़ाद प्रसाद द्विवेदी हैं, और नंदुलारे वाजपेयी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इन चार को लेकर चलते हैं, इनकी रचनाओं को देखेंगे। तो पहला जो है रामचंद्र शुक्ल, प्रश्न है ने आलोचना के किस पहलू को अधिक महत्व दिया। ऑप्शन है केवल भाषा के गुण दोष की विवेचना की है, कवि की मानसिक प्रवृत्ति का सूक्ष्म विश्लेषण किया है, काव्य की रसात्मकता तक सीमित रहते हैं, और बाह्य परिस्थितियों का वर्णन मात्र करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कवि की मानसिक प्रवृत्ति का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना में आप क्या देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण उनका पक्ष है कि वो कवि की मानसिक प्रवृत्ति का क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म विश्लेषण कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास 1929 में किसने लिखा। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रॉपर नाम वहाँ नहीं है अगर हम इतिहास की पुस्तक में देखें, लेकिन हाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वह निश्चित रूप से हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1929 है, और जब प्रकाशन वर्ष आप देख लेंगे तो आपको इससे ज़रूर समझ में आ जाएगा कि हम किस आलोचक की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी है हरिऔध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास मूल रूप से किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था। ये रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के विषय में बात हो रही है कि जो उनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, मूल रूप से यह किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है हिंदी साहित्य कोश, हिंदी शब्द सागर, साहित्य दर्पण और रसगंगाधर। तो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह लिखा गया था। ठीक है, हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सही आलोचना का क्या स्वरूप होना चाहिए। ऑप्शन है कवि की कल्पना शक्ति की प्रशंसा करना, जातीय चेतना का विश्लेषण करना, रचनाकार की मानसिक प्रवृत्तियों और सामाजिक चेतना का परीक्षण करना, भाषा की शुद्धता पर ध्यान मात्र दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रचनाकार की मानसिक प्रवृत्तियों और सामाजिक चेतना का परीक्षण करना। तो अगर हम शुक्ल की बात कर रहे हैं तो शुक्ल जी चूँकि जो मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं यानी भीतरी प्रवृत्तियों पर ज़्यादा जोर देते हैं कि कवि की प्रवृत्ति क्या है, इस पर ज़्यादा जोर देते हैं। हमने पहले प्रश्न में भी देखा, उस अनुरूप इसका जो उत्तर सही होगा वह होगा सी। अगला जो प्रश्न है वह है हिंदी आलोचना को किसने गुण दोष कथन की परंपरा से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया।
ऑप्शन है चार रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नंदुलारे वाजपेयी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हिंदी आलोचना जो है एक जो विधा थी वह गुण दोष कथन तक ही सीमित थी। इस परंपरा से निकालकर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान करने में किसका योगदान रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हमने देखा था समय 1884 और 1941। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकार संबंधी लेखन का उपयोग किस उद्देश्य से किया? ऑप्शन है राजनीति के अध्ययन हेतु, बी भाषा के विकास हेतु, सी कवि की मानसिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण हेतु, डी दर्शन के विवेचन हेतु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कवि की मानसिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण हेतु उन्होंने क्या किया है? मनोविकार संबंधी लेखन का उपयोग किया है। अगला प्रश्न नहीं है, हम इसे देखते हैं, इनका कोटेशन के रूप में देखते हैं। गद्य साहित्य के प्रसार के द्वितीय उत्थान, यानी कि ये जो द्वितीय उत्थान है वह किस पुस्तक से है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1929। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल की पुस्तक 1929 में जिसका प्रकाशन हुआ था। इस पुस्तक के द्वितीय उत्थान की बात कर रहे हैं। इसमें 1893 से 1918 जो समय है द्वितीय उत्थान का वह है। इसके अंतर्गत समान के विकास पर विचार करते हुए पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों तक हो रही है। भाषा के गुण दोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुंची। स्थायी साहित्य में परिगणित होने वाली समालोचना, जिसमें किसी की अंतर्वृत्ति है ना, कोक जहाँ पे मैंने बताया था की कर दीजिएगा, किसी की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई जाती है, बहुत कम दिखाई पड़ी। ठीक है, यानी कि आलोचना के विषय में वो कह रहे हैं कि अब तक जो आलोचना हो रही है उसमें इन तत्वों को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो मतलब अब तक जो हो रहा है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ गुण दोष विवेचन हो रहा है, रस अलंकार के विषय में, और मानसिक प्रवृत्तियाँ जो है उस तरह से अभी तक सामने नहीं आ पाई है आलोचना के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है शुक्ल जी ने हिंदी समालोचना में मुख्यतः कितने काम किए? 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2। किस रूप में हुआ है वो देखते हैं। 2, एक प्राचीन काव्यशास्त्र की पुनर्व्याख्या करके उसे फिर से रचनात्मकता के लिए संदर्भवार बनाया। दूसरा, जिस तरह उन्होंने काव्यशास्त्र को वर्तमान बोध एवं सहृदयता के लिए संदर्भवान बनाया। ठीक है, एक तो उन्होंने काव्यशास्त्र की पुनर्व्याख्या की और दूसरा उससे क्या किया? काव्यशास्त्र को वर्तमान बोध से जोड़ा। ठीक है, काव्यशास्त्र की पुनर्व्याख्या की और उसे क्या किया? वर्तमान बोध से जोड़ा। तो ये जो 2 काम हैं वो क्या किया है? समालोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है शुक्ल जी ने तुलसी को किसका कवि कहा है? तो शुक्ल जी ने तुलसी को लोकमंगल का कवि कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूरदास को शुक्ल जी ने किसका कवि कहा है? तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जीवनोत्सव का कवि कहा है। अगला है जायसी को शुक्ल जी ने किसका कवि कहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेम के पीर के कवि कहा है। जीवनोत्सव का कहा है सूरदास को, लोकमंगल को कहा है तुलसीदास को, और प्रेम के पीर की बात अगर हम करें तो वो कह रहे हैं जायसी को। और हम ये देखेंगे कि जब वो लिख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी की जब हम बात करेंगे तो इस त्रिवेणी रचना में भी हम देखते हैं कि जायसी को इन्होंने लिया है, सूर को लिया है और तुलसी को लिया है। लेकिन कबीर की चर्चा वो नहीं करते हैं, उसका जिक्र नहीं करते हैं। सिर्फ 3 रचनाकारों को लेकर इन्होंने त्रिवेणी एक निबंधात्मक कह सकते हैं, आलोचनात्मक निबंध है और यह शुक्ल जी की रचना है। ठीक है, तो प्रेम के पीर कौन हो गए? जायसी हो गए। शुक्ल जी ने प्राचीन काव्यशास्त्र को किसके लिए संदर्भवान बनाया? केवल भविष्य के लिए, केवल प्राचीन काल समझ के लिए, वर्तमान बोध एवं सहृदयता के लिए। तो अभी हमने देखा कि जो काव्यशास्त्र उन्होंने किसके लिए किया है? वर्तमान बोध से उसको जोड़ा है, तो वर्तमान बोध और सहृदयता के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुक्ल जी ने किसकी समीक्षा के माध्यम से आलोचना के अर्थ विस्तार को मूर्त रूप दिया है? तो अभी हमने देखा जायसी, सूर और तुलसी की मैंने कहा कि इनकी समीक्षा के माध्यम से आलोचना के अर्थ विस्तार को मूर्त रूप दिया है। कबीर का वो जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जायसी, सूर और तुलसी।
अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने किन अवधारणात्मक पदों को नई अर्थवत्ता से युक्त किया है? ऑप्शन है रस, आनंद, करुणा, कर्म, सौंदर्य, लोक मंगल, प्रसंग, गर्वत्व, शील दशा और उपरोक्त सभी। तो इन सभी तत्वों का जो है अवधारणात्मक पदों को नई अर्थवत्ता से युक्त किया है, ठीक है, शुक्ल जी ने। तो इन सभी का होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने हिंदी काव्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र की नींव किसके मौलिक विचारों से रखी? ऑप्शन है कर्म और धर्म, इंद्रिय, संवेदन, विचार, वासना, संस्कार, भाव, तीसरा है संस्कृति और इतिहास, और चौथा है धर्म और राजनीति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि शुक्ल जी ने हिंदी काव्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र की नींव इंद्रिय, संवेदन, विचार, वासना, संस्कार, भाव आदि को मौलिक विचारों के रूप में रखा है। अगला फैक्ट है, शुक्ल जी ने प्राणी शास्त्री हेकल की पुस्तक का अनुवाद विश्व प्रपंच नाम से किया। तो अगर पूछा जाए विश्व प्रपंच जो रचना है वह किसकी है, तो शुक्ल जी की रचना है, लेकिन अनुदित रचना है। किसकी, किस रचनाकार की अनुदित रचना है, यानी कि तो यह प्राणी शास्त्री हेकल जो है उनकी पुस्तक का यह अनुवाद है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छायावाद को वे रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं के अनुकरण पर चलने वाली प्रवृत्ति मानते थे। कौन? शुक्ल जी। शुक्ल जी क्या मानते थे? जो छायावाद है वह क्या है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं के अनुकरण पर चलने वाली प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार काव्य में कौन सी चीज़ हानिकारक है? ऑप्शन एक है हास्य और करुणा, बी आध्यात्मिकता और रहस्यवाद, ठीक है, हाँ रहस्यवाद आएगा, श्रृंगार और भक्ति, यथार्थवाद और रहस्यवाद। तो शुक्ल जी के अनुसार काव्य में क्या हानिकारक है? आध्यात्मिकता और रहस्यवाद जो है वह हानिकारक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शुक्ल जी की शक्ति किसमें निहित थी? ऑप्शन एक व्यवहारिक आलोचना, भारतीय काव्यशास्त्र में उनकी सुदृढ़ पकड़ थी, रहस्यवाद की व्याख्या करते थे, केवल हिंदी निबंध लेखन करते थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो अगर शुक्ल की जो महानता थी या विशेषता थी वो इस दृष्टि से थी कि भारतीय काव्यशास्त्र में उनकी सुदृढ़ पकड़ थी, ठीक है, यानी शुक्ल जी जो हैं वो काव्यशास्त्र पर अपनी पकड़ रखते हैं, इस दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। अगला जो है प्रश्न वह है, शुक्ल जी ने काव्य में किन रचनाकारों को आदर्श माना है? ऑप्शन एक है कबीर और सूरदास, तुलसी और कबीर, वाल्मीकि और तुलसी, जायसी और सूर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि और तुलसी को उन्होंने अपने काव्य में आदर्श माना है। शुक्ल जी कबीर के काव्य के उत्थान को पूरी तरह क्यों नहीं पहचान पाए? तो इसका ऑप्शन है भाषा की कठिनता के कारण, रहस्यवाद की उपेक्षा के कारण, सामाजिक मर्यादा प्रियता के कारण, तुलसी के प्रति अधिक सम्मान के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामाजिक मर्यादा प्रियता के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के सभी निबंध किस नाम से संकलित है? निबंधावली, चिंतामणि, साहित्य दीप, कालजयी निबंध। तो शुक्ल जी के निबंधों का जो संग्रह है वह क्या कहलाता है? चिंतामणि कहलाता है, ठीक है। तो 4 चिंतामणि का संग्रह है, ठीक है, उनके भी अलग अलग प्रकाशन है। फिलहाल इस पुस्तक में उसके जो चर्चा है वह नहीं की गई है, आगे हम देखेंगे, यानी आधुनिक काल के आगे भी जो साहित्य है यानी छायावाद से आगे का जो दौर है उसमें शायद इसकी चर्चा हो, ठीक है। फिलहाल हम इसको इसी दृष्टि से देखेंगे कि जो चिंतामणि है वो क्या है? निबंधों का संग्रह है। किन के निबंधों का संग्रह है? आचार्य शुक्ल के, ठीक है।